तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम लोग दोस्तों एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत नामक चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी में 5वां चैप्टर है, उसका आज हम शुरू करने चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखेंगे कि वंशागति क्या होता है, क्या वंशागति होता क्या है, उसके बाद विविधता क्या होती है, उसमें भिन्नताएं क्या क्या आती हैं, कैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन किया। धीरे धीरे हम इसके बारे में अध्ययन से इस चैप्टर के बारे में हम शुरू करेंगे एकदम डिटेल से। ठीक दोस्तों, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोर्ड लेवल के हिसाब से तथा कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी ये 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला चैप्टर क्या है कि वंशागति क्या होता है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। वंशागति, वंश माने वंश, गति माने जाना, गति माने जाना, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में कौन सा लक्षण जा रहा है, वह लक्षण जो होता है वही वंशागति कहलाता है। तो क्या है, आनुवंशिक गुणों का, आनुवंशिक गुण मतलब आनुवंशिक, इसके बाद जिस चैप्टर है वहाँ बता दिया जाएगा कि आनुवंशिक गुण कौन होते हैं, मतलब जो हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल में पाए जाते हैं, वो पदार्थ जो होते हैं जो मतलब एक संतति से दूसरे संतति में जाते हैं, वह लक्षण होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो वही लक्षण जो होते हैं, तो आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से, आनुवंशिक गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो होता है वंशागत कहलाता है। मतलब वंश जो होता है, मान लीजिए किस एक बेटे एक पिता का उसके बेटे में उसके पिता का लक्षण जाना जो होता है, एक पिता है, मान लीजिए एक पिता है, एक बेटा है, एक पिता है, एक बेटा है, तो इस पिता का जो होता है इसका लक्षण इसमें जाना जो होता है वही वंशगति, इसका वंश ए है तो इसका कुल लक्षण इसके वंश में गति का जाना जो होता है वही वंशागति कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो वंशागति हमने देख लिया। उसके बाद विविधता क्या होती है, विविधता मतलब होती है भिन्नता, डिफरेंस। तो विविधता देख लेते हैं, विविधता क्या होती है। तो विविधता क्या होती है, जीवों के आकारकों में, मॉर्फोलॉजी तथा आनुवंशिकी जेनेटिक रूप में होने वाले परिवर्तन, उसमें कुछ परिवर्तन तो होंगे, वे परिवर्तन जो होते हैं विविधता या भिन्नता कहलाता है। वो विविधता होता है, वही भिन्नता होती है। कैसे होता है, मान लीजिए इसका पिता है, इसका बेटा है, तो इसका पिता से इसका बेटा, उसके बेटा के चेहरा जो होता है या आकार जो होता है भिन्न होगा, पर पिता से एकदम सेम तो सेम नहीं होगा। तो वो भिन्नताएं जो आ रही हैं ना, यही भिन्नताएं जो होती है यही विविधता है। तो वंशागत मतलब वंशागत हुआ आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागत कहलाता है। वंशागत के कारण जो भिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं, कुछ न कुछ उनमें भिन्नता उत्पन्न होगा, वही भिन्नता जो होती है वही विविधता कहलाती है। और इस सिद्धांत को जिस नियमों द्वारा हम पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नोट, आनुवंशिकी के जनक, मतलब इसके आनुवंशिक जो आनुवंशिकी होता, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है कि इन्होंने आनुवंशिकी की खोज की, इन्हीं को श्रेय जाता है आनुवंशिकी का। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, तो इस चैप्टर को मतलब वंशागत के सिद्धांत जो होता है इसकी खोज होता है आनुवंशिक ने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसे इसका प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 ईस्वी में उनके दिमाग में एक सूझा, उन्होंने एक प्रयोग किया कि जो एक मतलब लैंगिक लक्षण मतलब सेक्सुअल संपर्क करने पर जो मतलब जीन का एक्सचेंज होता है, वह जीन एक्चुअल में वह क्या होता है, जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है, जैसे कुछ डिसीज़ भी हो जाती है उन्हीं के मतलब डिसऑर्डर में होने पर, तो इस सब की खोज इनके दिमाग में आया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, मेंडल ने 1856 में, 1856 से 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वह एक्सपेरिमेंट किस पे किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक सामान्य वाटिका मटर के पौधे पर किया। किसके, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सटाइवम। तो पायसम सटाइवम नंबर मटर के पेड़ के 7 जोड़ी लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किया। 7 जोड़ी लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किया। ठीक दोस्तों,
उसके बाद प्रयोग करने के बाद जो होता है, उन्होंने प्रयोग करने के बाद उसके बाद उन्होंने 1865 में जो प्रयोग अपना सिद्ध किया, उसको 1865 में 2 साल बाद उस प्रयोग को उन्होंने पब्लिश किया, सबको बताया कि हमने ऐसा प्रयोग किया। लेकिन उस समय जो होता है मेंडल ने बहुत इसको बहुत उस पर मैथ लगा दिया था। मैथ को उस समय जो होता है इतने लोग मतलब इस जीन उनके बारे में होता है इंटरेस्ट नहीं रखते थे, तो इनके प्रयोग को जो होता है इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो उस समय इनके प्रयोग को इग्नोर कर दिया गया। तो उसके बाद कोई बात नहीं, तो मेंडल ने 1965 में से पब्लिश कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर इनको बारे में कोई नहीं सोचा। उसके बाद जो होता है मेंडल का प्रयोग जो होता है वह सफल क्यों हुआ, क्योंकि उनमें कुछ मटर के पौधा उन्होंने क्यों चुना अपने प्रयोग के लिए, क्योंकि मटर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि उनके प्रयोग को सफल बना सकती हैं। तो वह कौन कौन सी प्रयोग विशेषताएं थी? मटर 1 वर्षीय होता है। मेंडल के सफल होने का कारण क्या है कि मटर 1 वर्षीय होता है। वह मतलब 1 वर्ष में हर साल प्रत्येक 1 वर्ष में उसको जो होता है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अच्छी तरह से समय में पर्याप्त मिल जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात, 2 लिंगी होते हैं, वह 2 लिंगी होते हैं, वह पर परागण करा सकते हैं उसमें, और क्या कहते हैं स्वपरागण भी करा सकते हैं एक ही पौधे में। तो ये 2 तीसरा विपरीत लक्षणों की उपस्थिति, उनमें विपरीत लक्षण तने की प्रयोग कर सकते हैं, पत्ती की प्रयोग कर सकते हैं, फ्लावर की कर सकते हैं, फ्रूट की कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की उन्होंने, इसलिए इन 3 विशेषताएं उन्होंने मटर में देखी। इसलिए उन्होंने इनको लगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट इस पौधे पर आसानी पूर्वक सफल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों को चुना। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो तो मेंडल के नियम की पुनः खोज हुई। मेंडल के नियम कुछ दिन बाद जब मतलब बीमारियां आने लगी और मतलब कुछ ऐसा अनुभव होने लगा, तो वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को पुनः खोज की, रीडिस्कवर की। तो कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो मेंडल के नियमों को पुनः से खोज की थी? ये आ सकता है कि मेंडल के नियमों की खोज करने वाले पुनः कौन कौन वैज्ञानिक थे? तो पहले 3 वैज्ञानिक थे, जिनमें से पहला वैज्ञानिक डच देश का वैज्ञानिक जो था हुगो डी व्रीज ने इनके पुनः खोज की। दूसरा जर्मन वैज्ञानिक था कार्ल कॉरेंस, इन्होंने जो होता है इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। तीसरा ऑस्ट्रेलिया का वैज्ञानिक बीसार मार्क ने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। इन्होंने कहा मेंडल साहब ने जो थ्योरी दिया गया है वह वास्तव है। उस समय इन लोगों ने इग्नोर कर दिया था। इन्होंने मेंडल के नियमों की विशेषता बताई, लोगों को बताया, लोगों को आकर्षित किया अपनी ओर, और मेंडल के नियमों को जो होता है प्रकाशित करने में मदद और कराई। ठीक दोस्तों, लोगों के प्रति बताया गया। तो इन्होंने मेंडल के नियमों जो होता है रीडिस्कवर की, पुनः करा। तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं मेंडल के जो 7 मटर के 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, उनको देख लेते हैं कौन कौन से 7 जोड़ी लक्षण थे मेंडल ने जो कि एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मेंडल ने जो होता है दोस्तों मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। ठीक है, मेंडल ने 7 जोड़ी जो होते हैं लक्षण लिए थे। उनमें से होता है पहला उन्होंने लिया था पौधे की लंबाई, हाइट। पौधे की लंबाई मतलब उन्होंने एक पौधे की लंबाई हाइट से उसके लिए एक पौधे की हाइट जो बौना था उसको लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। एक जोड़ी ये हो गया। दूसरा है पुष्प उन्होंने पुष्प की स्थिति के आधार पर देखा, पुष्प की पोजीशन, पुष्प की कलर, मतलब पुष्प की स्थिति में अगर एक्सियल है, पार्श्व में है पुष्प, तो एक्सियल वाला प्रभावी होता है, और मतलब जो एकदम ऊपर खिल जाता है डायरेक्ट वो जो होता है टर्मिनल वाला अप्रभावी उन्होंने मान लिया। पुष्प, उसके बाद पुष्प के रंग के बारे में उन्होंने उसको माना। रंग में जो होता है अगर वायलेट बैगनी होगा तो उसे प्रभावी होगा, अगर वाइट होगा अप्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा और रिसेसिव होगा। उसके बाद बीज के आकार के बारे में लिया उन्होंने। बीज का आकार गोल होगा तो वह प्रभावी माना जाएगा, यदि छुर्रीदार होगा अप्रभावी माना जाएगा। और बीज का रंग अगर पीला होगा तो वह प्रभावी माना जाएगा, डोमिनेंट माना जाएगा। यदि बीज का रंग जो होता है ग्रीन होगा तो वह अप्रभावी रिसेसिव माना जाएगा। इन्होंने ऐसे 7 जोड़ी। फल को लिया, फ्रूट में से फ्रूट का आकार जो होता है अगर सब फल ली रहेंगे तो वह डोमिनेंट प्रभावी होगा, अगर कुछ उनसे में 1-2 फल ही अनुपस्थित रहेंगे तो जो होता अप्रभावी होगा, रिसेसिव होगा। फल का रंग अगर हरा होगा तो जो होता प्रभावी होगा, यदि
पीला होगा फल, अगर पीलापन पड़ जाएगा फल में तो आप रिसेसिव होगा, प्रभावी होगा। तो इन्होंने 7 जोड़ी लिया, 7 जोड़ी में से एक आप गिन लीजिए पौधे की हाइट 1 2 3 4 जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ी लक्षण को उन्होंने ऐसे ऐसे करके उन्होंने चेक किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 जोड़ी लक्षण लिया, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी 6 जोड़ी 7 जोड़ी का आपने देखा 7 जोड़ी नहीं देखिए कि कितनी, 1 जोड़ी होगा 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी 6 जोड़ी 7 जोड़ी, क्योंकि रंग हरा पीला 1 जोड़ी होगा, आकार पीला ग्रीन, अगर आकार इसी तरह एक लक्षण को जैसे मान लीजिए हाइट ले लिए, हाइट में ले, हाइट तो एक पौधा बौना लेंगे, एक हाइट लंबा लेंगे तो एक जोड़ी नहीं होगा। तो इसी तरह 7 जोड़ी, एक जोड़ी 2 जोड़ी ले लिए, 3 4 5 6 7 जोड़ी लक्षण लेकर पौधों में उन्होंने अपने डिस्कवर को, अपने प्रयोग को, अपने जो होता है जो उन्होंने खोज कर रहे थे उसकी खोज को आगे बढ़ाया। उसके बाद अब देख लेते हैं इन्होंने ऐसे करके अपने प्रयोग को किया। उसके बाद क्या होता है, मेंडल ने जो होता है अपने इस प्रयोग को जो था, जो मटर के 3 प्रयोग थे, उन्होंने पहले मटर के एक जोड़ी लक्षण को मतलब प्रयोग किया, एक जीन को लेकर उन्होंने विनिमय कराया, क्रॉस कराया। उसके बाद जो उसमें रिजल्ट आया उसके रिजल्ट के हिसाब पर फिर उन्होंने 2 जीन दूसरे उसका जो होता है प्रभाव उसका फिर क्रॉस कराया उसके साथ। तो ऐसे ऐसे करा कर उन्होंने जो रिजल्ट पाया वही रिजल्ट से उन्होंने अपना नियम बना दिया। तो इन्होंने जो नियम बनाया उसे इसके आधार पर जो होता है क्या होता है दोस्तों, एक जीन वंशागत। उन्होंने पहले मटर के एक जीन को लिया, एक जीन का मतलब मान लीजिए एक पौधा लंबा है, एक बौना है, मान लीजिए एक बौना लिया, एक पौधा लिया, एक बड़ा एक टॉल एक ड्रॉप लिया। तो लंबा और बौना एक पौधा लिया, एक जीन के बारे में एक लक्षण को मतलब वंशागत करा रहे हैं। तो एक जीन वंशागत मतलब एक लक्षण के बीच विनिमय कराना। तो उन्होंने इसका गैमेट टी हुआ, इसका गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमेट हुआ, गैमेट निकाले। तो गैमेट के बाद क्रॉस कराया, तो एक क्रॉस करने के बाद जो होता है डेल टी बना। तो मतलब उन्होंने देखा कि प्रभाविता के नियम, एक जीन के अंदर यदि हम विनिमय करा रहे हैं तो हमें डोमिनेंट हमें गैमेट प्राप्त होता है, डोमिनेंट हमें मतलब प्रभाविता का लक्षण यहाँ पर शो कर रहा है। जो संतत मिल रही है उसमें प्रभाविता का लक्षण मतलब ये जो होता है ये बौना है, ये प्रभाविता मतलब लंबा है, ये बौना है। तो यहाँ पर जो बन रहा है पौधा, जो उनसे दोनों के बीच क्रॉस करने पर जो पौधा बना वह भी लंबा निखरा। ठीक है दोस्तों, मतलब एक पौधा बौना लिया, एक पौधा लंबा लिया, उनके बीच क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो उस क्रॉस करने के बाद जो बीज बना उस बीज को उगाया तो वह बीज भी लंबा बना, वो बौना नहीं बना। तो वह बीज लंबा बना, तो लंबा बना मतलब ए वाला लक्षण जो होता है इस वाले लक्षण को दबा दिया। ये हैं दोनों लक्षण, लेकिन ए वाला लक्षण शो हुआ, ए वाला लक्षण शो नहीं हुआ। तो यही जो होता है एक जीन वंशागत में क्या होता है, एक जीन वंशागत में जो होता है प्रभाविता का, इसमें जो होता है लक्षण प्रभाविता का लक्षण होता है। मतलब इसमें ए वाला गुण प्रभाविता है, इसके ऊपर से ए वाला लक्षण जो होता है इस पर प्रभावित कर रहा है, ये अपने लक्षण को इस पर दबा दे रहा है, अपने लक्षण को शो कर रहा है। तो इस नियम के अनुसार पर उन्होंने अपना प्रथम नियम दिया कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो उसके बाद उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया। ठीक दोस्तों, तो या जो होता है या जो संतत मिलेगी या संतत जो होती विषम संतत होगी। विषम मतलब न इसके लक्षण होंगे न उसके लक्षण, विषम मतलब इनमें सम नहीं होंगे। जैसे ए सम है, ए हेट्रोटॉपिक संतत होगी, इसकी ए समान है दोनों, टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये संतत समान है होमोलोगस है, लेकिन ये हेट्रोटॉपिक इनकी संतति होंगी। ठीक दोस्तों, और ये जो होता प्रभाविता के नियम। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद उनको ने कहा चले ठीक है। उसके बाद ये जो संतति हुई वो जो पौधा वो दोनों क्रॉस करके जो बीज बना उस पौधों को उगाया था, उस पौधों को जो उगा था इस संतत को फिर इसमें फिर क्रॉस कराया। इसी के पौधे से इसी के जो फूल खिले थे, 2 फूल एक ही पौधे में, उनमें क्रॉस कराया गया। तो जब उनमें क्रॉस कराया गया तो उनमें पृथक्करण के नियम आया, पृथक्करण। उसके बाद जो होते हैं क्या होता है, जब 2 लक्षण जब इसी संतत को इसी संतत में हम क्रॉस कराते हैं
तो उसके बाद क्या प्राप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक जीन के वंशागत में जो पहला पीढ़ी होता है F1 पीढ़ी को F1 आप इसको F1 पीढ़ी मान लें, ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी की जो संतति प्राप्त होती है F1 पीढ़ी के अंदर हम यदि हम क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट आता है अभी हम देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप प्रभावता के नियम आप यहाँ देख लेते हैं कैसा पौधा मतलब आकार कैसा छोटा है, बौना है, और क्या कहते हैं छुरीदार बीज है, क्या कहते हैं गोल बीज है, कैसे कहते हैं फ्लावर कैसा वाइट है रंग है। आप इस यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रहा होगा, आप ऐसे देख लेंगे। उसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक दोस्तों, वंशागति कैसे होता है अभी हमने देखा था, तो उसका हम विस्तार से देखते हैं। फिर देखिए, तो एक जीन वंशागत में पौधे के एक लक्षण को हम लेकर एक लक्षण के विपरीत, मतलब एक हम लेते हैं, मान लीजिए उसकी लंबाई लेते हैं हाइट की, तो एक लंबा ले लेते हैं, एक बौना लेते हैं, एक लक्षण है। तो इन दोनों के बीच विपरीत लक्षण ना, एक लंबा एक बौना एक विपरीत लक्षण है, तो इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो इनसे जो संतति प्राप्त होती है तो उसमें जो हमको दिखाई प्राप्त हुआ, तो उसमें जो होता प्रभावित लंबा वाला पौधा होता है उसके गुण ज़्यादा हमें प्राप्त हुए, और पौधा में जो उसकी संतति प्राप्त हुई, उसकी जो संतान प्राप्त हुई, एक बौना एक लंबा एक बौना की, वह भी लंबा प्राप्त हुआ। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो लंबा वाला गुण होता है वह बौने वाले गुण को प्रभावित कर देता है, उसको दबा देकर वह प्रभावित हो जाता है, प्रभावता को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, तो यही होता है। हम देख लेते हैं कि इसमें जो होता है, हमने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों को इसका गैमेट कैपिटल टी इसका स्मॉल टी दोनों को क्रॉस करा के एक संतति प्राप्त हुई, एक संकर संतति प्राप्त हुई, जो कि यह जो होती एक संकर संतति, क्योंकि एक जीन के बीच हम करा रहे हैं ना, तो यह एक संकर जीन, और यह जो प्राप्त हुई है यह जो होती विषम युग्म की है। विषम युग्म मतलब ये देखिए सम युग्म की है, सम युग्म के होते हैं, जिसमें एक कैपिटल एक स्मॉल, इसलिए यह विषम युग्म की है। तो यह जो होता है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होता है, लंबा वाला जो वृक्ष है, लंबा वाला जो पौधा है वह बौने वाले पौधों को दबा देता है। दोनों गुण हैं, लेकिन बौने वाले को इसके जीन में दोनों हैं, लेकिन जो वास्तव में जो फिनोटाइप गुण जो दिखाई देता है, ये जो होता है बड़ा वाला जो होता है इसको दबा कर प्रभावित होता है और बड़ा पौधा बनता है। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझे, मतलब इसका जो बीज मान ले प्राप्त हुआ, इस बीज को हम बोए तो हमको भी बड़ा पौधा मिला, बौना नहीं बना, वह बड़ा पौधा बना। तो मतलब बौने वाले जीन को या वाला लंबा वाला जीन होता है वह दबा दिया, उसको दबा कर प्रभाविता हो गया। तो इन्होंने मेंडल ने इससे प्रथम प्रभाविता का नियम जो होता है लाया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, ये F1 पीढ़ी फर्स्ट पीढ़ी उन्होंने प्राप्त किया करके। उसके बाद मेंडल साहब के दिमाग में ये आया कि यदि हम या प्रभाविता के नियम, यदि हम जो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति हैं उसको हम उगाएं, और उगाए के बाद जो पौधा प्राप्त हो उसी के पुष्प जो होते हैं, एक पौधे में एक से अधिक पुष्प होंगे, तो एक से अधिक पुष्प का जो होता है दोस्तों, उसका हम स्वपरागण आपस में ही स्वपरागण करा लें। तो उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, तो उन्होंने ऐसा किया, जब उस जो ये वाला बीज को बोए या बड़ा हुआ, जो बड़े पादप की नहीं प्राप्त हुआ, बड़ा लंबा पौधा बना, उसमें जो पुष्प निकले उन दोनों पुष्प में स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण में ऐसा कंडीशन आया कि जो होता है उनको एक ऐसा स्थिति प्राप्त हुई कि उसमें जो होते अलग अलग पहले मतलब लक्षण जो होते पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते सभी लक्षण। तो उन्होंने मतलब सभी लक्षण अलग हो जाते हैं, तो उन्होंने पृथक्करण का नियम, उनको दूसरा यह प्राप्त हुआ कि F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में जो होते हैं लक्षण सभी पृथक हो जाते हैं। तो उन्होंने दूसरा नियम पृथक्करण का नियम मेंडल ने बनाया था। हम देख लेते हैं कि F2 पीढ़ी से कैसे पृथक होते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको जो होता है पौधों को उगाने के बाद इसका गेमिट एक गेमिट दो गेमिट के बीच क्या कहते हैं, हमने स्वपरागण कराया, क्रॉस कराया, हमने इसके साथ करा था डबल टी, इसके साथ करा था कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका
इसके साथ करा दे स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर इसके साथ करा दे स्मॉल टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी गुण जो होते हैं पृथक हो जा रहे हैं। यहाँ देखिए सभी लंबे प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ देखिए सभी बौने प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ देखिए सब एक संकरित प्राप्त हो रहे हैं, मतलब लंबे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, एक संकर रूप से तो ऐसे प्राप्त हो रहे हैं। तो यही जो इन्होंने यही निष्कर्ष निकाला रहा कि F1 पीढ़ी में यदि हम स्वपराग कराते हैं तो F2 पीढ़ी में जो होते हैं सभी लक्षण पृथक हो जाते हैं। यहीं से जो होते हैं मेंडल ने अपना दूसरा नियम बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है, ये जो हमने एक स्क्वायर बनाया है, इसका एक वैज्ञानिक इसको अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से उन्होंने खोजा था इसको एक चार्ट रूप में प्रदर्शित करने का। उस वैज्ञानिक नाम है, ब्रिटिश के वैज्ञानिक पुनेट ने यह जो होता है इसकी खोज की थी स्क्वायर विधि की, जो कि बहुत अच्छा है मेंडल के द्वितीय नियम के या द्वितीय तथा तृतीय नियम को समझने में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसको देख लिए। तो इसको देखने में मतलब इसमें जो होता है हमें क्या दिखाई देता है, इसमें मेंडल के प्रभाव द्वितीय नियम को जो होता है F2 पीढ़ी के हम, तो इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें फिनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं। तो फिनोटाइप, घबराइए मत, फिनोटाइप मतलब होता है, फिनोटाइप मतलब देखने में जो समान हो। फिनोटाइप लक्षण वह होते हैं जो दिखाई देने में समान हो। जीनोटाइप मतलब जो जीन में समान हो। तो फिनोटाइप मतलब देखने में समान हो। तो देखने में इसमें कौन कौन से पौधे समान है, लंबा ए भी है, ए भी लंबा है, ए भी लंबा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये संकरित है, लेकिन इसको दबा दिया गया है ना, बौने वाले तो ए भी लंबा है, इसको बौने वाले को दबा दिया है, ए लंबा है। तो इसमें 1 2 3 लंबे हैं और 1 बौना है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 3:1। तो फिनोटाइप मतलब दिखाई देने वाला अनुपात क्या होता है, 3:1 का होगा। लेकिन जीनोटाइप क्या होता है, जीन मतलब जीन जिसके समान हो। तो एक जीन ए समान है, इसका कोई समान नहीं, एक ए अलग है, ए दोनों समान है। तो 1:2:1। तो 1:2:1 जीनोटाइप जो होता है 1:2:1 होता है, जबकि फिनोटाइप जो होता है 3:1 होता है। फिनोटाइप मतलब दिखाई देने वाला लक्षण, जबकि जीनोटाइप मतलब होता है जीन जो जीन में समान हो। फिनोटाइप मतलब जो दिखाई देने में समान हो, वही लक्षण होते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके आधार पर इसके बाद हम देख लेते हैं मेंडल के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं मेंडल के नियम। तो इन्हीं के आधार पर मेंडल ने अपने 3 नियम दिए हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम में प्रथम नियम जो होता है प्रभाविता के नियम। प्रभाविता के नियम मतलब जो हम विपरीत एक जीन को हम लेकर करते हैं विपरीत लक्षणों के बीच, तो उनमें जो संकर प्राप्त हो, एक मतलब उनकी जो संतति प्राप्त होती है वह जो होती उसमें जो होता है प्रभावी लक्षण शो होते हैं। इन अप्रभावी लक्षण नहीं शो होते हैं। ठीक दोस्तों, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होते हैं। तो इसका क्या प्रभाविता के नियम में क्या है कि जब विपरीत लक्षणों वाले पादपों में क्रॉस कराया जाता है, विपरीत लक्षण मतलब एक लंबा हो, एक बौना हो, 2 विपरीत पादप के लक्षण में, मतलब एक बड़ा है उसका विपरीत क्या होगा, छोटा ना, तो 2 छोटे बौने लंबे बौने के बीच में हम क्रॉस कराते हैं। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस मतलब उनके अंदर स्वपरागण मतलब परागण कराया जाता है। उन दोनों के बीच परागण कराया जाता है, परागण के मध्य से बीज बनेगा, तो उस बीज को उगाया जाता है। ठीक दोस्तों, क्रॉस कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी जो यह पीढ़ी प्राप्त हो रही है, F1 पीढ़ी में जो होता है, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दृष्टिगत होते हैं। दृष्टिगत मतलब दिखाई देते हैं। ये F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, तथा वह जो होते हैं विषम युग्मकी होते हैं, या भी विषम युग्मकी होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक दोस्तों, ये होता है प्रभाविता का मेंडल का प्रथम नियम, जो कि प्रभाविता का नियम है। एक जीन पर आधारित है, जो कि यही प्रभाव जो कि प्रभावित होता है। प्रभावी मतलब जो प्रभावी रहेगा वही जो उसे क्रॉस के बाद वही प्रभावी होगा, प्रभाविता वही शो करेगा, जो कि प्रभावी लक्षण होगा। लंबा प्रभावी होगा, जबकि वो क्या होते हैं बौना अप्रभावी होता है। तो क्रॉस कराने पर भी प्रभावी ही लक्षण प्रभावी होता है, वही इसमें
प्रथम नियम प्रभाविता का नियम दे रहा है कि जो प्रभावी होता है, जो लंबा होता है, उसी का प्रभाव भी क्रॉस सेक्शन के बाद भी रहता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद तक भी उसी का जलवा रहता है। ठीक दोस्तों, पृथक्करण का नियम क्या है? दूसरा नियम, अब दूसरा नियम यह है पृथक्करण का नियम कि जब यौवन पीढ़ी के संकर पादपों में, जो यौवन पीढ़ी ये प्राप्त हुए हैं, इनके पादपों में जब उगाया जाता है, जब उसमें क्रॉस सेक्शन कराया जाता है, इसमें स्वपरागण कराया जाता है, जब इसमें स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। इसमें पैतृक लक्षण जो होते हैं, पैतृक लक्षण मतलब दिखाई देने वाले लक्षण जो होते हैं, पैतृक लक्षण मतलब ए डोमिनेंट था ना, तो ए भी डोमिनेंट जो होगा 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, फिनोटाइप अलग हो जाएगा, जीनोटाइप अलग हो जाएगा, मतलब पृथक हो जाएंगे। यही नियम जो होता है पृथक्करण का नियम कहलाता है, जो कि F1 पीढ़ी में स्वपराग कराने पे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें जो होता है सभी लक्षण पृथक हो जाते हैं। पृथक में दो रूप से हो सकते हैं, एक फिनोटाइप के रूप में हो सकते हैं, एक जीनोटाइप के रूप में होते हैं। फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है, जबकि जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक दोस्तों, अब तीसरा नियम स्वतंत्र, इसके मेंडल ने 3 नियम बनाया था, तो तीसरा नियम जो होता है दोस्तों स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम जो होता है, यह जो होता है दो जीन, एक जीन वंशागति में पहला दूसरा जो होता है एक जीन वंशागति पर आधारित है, लेकिन जो होता है तीसरा वाला जो होता है स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम जो होता है, यह तब लागू होगा जब दो जोड़ी जीन के बीच हम क्या कहते हैं वंश क्रॉस कराते हैं। दो जीन मतलब दो विपरीत लक्षणों के बीच, जैसे एक हम मान लिए लंबा हो गया, एक लंबा बौना एक हो गया, दूसरा हम ले लेते हैं क्या कहते हैं फूल के, मतलब चलो हम बीज के ले लेते हैं, बीज मतलब एक बीज ले लेते हैं, बीज पीला और हरा, 2 लक्षण ले लेते हैं, इन दोनों के बीच 2 लक्षणों के बीच हम क्रॉस कराते हैं, एक लंबा एक बौना, मतलब कोई 2 लक्षण के बीच क्रॉस कराइए तो जो उसमें जो होता है वे लक्षण जो होते हैं आपस में जो होते हैं, ये जो प्रभाविता का नियम यहाँ बता रहा है उसमें प्रभाविता का नियम नहीं होता, उसमें प्रत्येक लक्षण जो होते हैं स्वयं से अपने आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते, वो अपने आप अलग अलग शो होते हैं। यही जो होता है दोस्तों स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहलाता है। यहाँ पर जो ए इसको प्रभावित कर देता है, वहाँ पर जो होता है ए भी अलग अपना शो होगा, ए भी अलग शो होगा। यही स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, मतलब वो सभी अपने आप स्वतंत्र होते हैं, जो कि यहाँ पर दबा हुआ है या स्वतंत्र हुआ है, वह 2 लक्षण आप ले लेंगे, 2 लक्षणों के बीच क्रॉस कराएंगे तो या वो भी लक्षण जो होता है शो हो जाएगा। यही लक्षण स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहलाता है। ठीक दोस्तों, हम देख लेते हैं, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस मतलब स्वपरागण कराया जाता है, तो एक युग्मक के जीन दूसरे को प्रभावित नहीं करता। ये जैसे प्रभावित कर रहा है प्रभाविता में, वह प्रभावित नहीं करता है, और प्रत्येक स्वतंत्र वो जो होते हैं वे प्रत्येक अलग अलग शो होते हैं, अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को आपको दिखाएंगे, 2 जीन 2 विपरीत लक्षणों को लेकर कैसे